हाय गाइस। कंसिडरेशन के लेक्चर सीरीज में हम लोग देख रहे थे कंसिडरेशन के इसेंशियल एलिमेंट, यानी कि क्या क्या आवश्यक तत्व हैं किसी कंसिडरेशन के लिए, किसी प्रतिफल के लिए। तो आइए केस लॉ के माध्यम से हम लोग इसके अगले इसेंशियल एलिमेंट को समझते हैं कि कंसिडरेशन के अगले क्रम में कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट हैं जो किसी कंसिडरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए देखा जाए कंसिडरेशन के इसेंशियल एलिमेंट। एक बार पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कंसिडरेशन को। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन के बारे में बात की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कंसिडरेशन क्या होता है? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise। यानी कि when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing anything or does or abstain from doing anything or promises to do or to abstain from doing something, then such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो उसे प्रतिफल कहा जाता है। तीसरे एसेंशियल एलिमेंट पे हम लोग आते हैं जो बात करता है has done or abstain from doing or does or abstains from doing or promises to do or promises to abstain from doing something। According to section 2D of the Indian Contract Act, the consideration may be an act which has been already been done। यानी कि कंसिडरेशन में वो एक्ट भी आएगा जो पहले ही किया जा चुका है एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, और इज इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी चल रहा है या फिर वह किया जा चुका है, और इज इन प्रॉमिस टू बी डन, या उसे किए जाने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए वचन दिया गया है, प्रॉमिस किया गया है कि भविष्य में उसे हम करेंगे या करने से प्रवृत्त रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वह कंसिडरेशन फॉर्म करेंगी। Thus the consideration may consist of past, present और फ्यूचर एक्ट, यानी कि कंसिडरेशन ऐसे एक्ट पर भी लागू होगा, ऐसे एक्ट भी जो है उसके लिए सफिशिएंट होंगे जो पहले किए जा चुके हैं, जो पास्ट में किए जा चुके हैं या जो वर्तमान में हो रहे हैं, और जो फ्यूचर एक्ट हैं यानी कि भविष्य में किए जाने हैं। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं। लैम्पले वर्सेस ब्रैथवेट का केस है। तो आइए देखते हैं कि लैम्पले वर्सेस ब्रैथवेट के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिफेंडेंट कमिटेड द मर्डर एंड रिक्वेस्टेड टू द प्लेंटिव फॉर पार्डन बाय द किंग। यानी कि इसमें डिफेंडेंट जो था उसने एक हत्या कारित की थी, उसके द्वारा किसी का मर्डर किया गया था, एंड रिक्वेस्टेड टू द प्लेंटिफ फॉर द पार्डन बाय द किंग। और प्लेंटिफ को वह रिक्वेस्ट करता है कि वह किंग से अप्रोच लगा के किंग तक अपनी बातों को पहुंचा के वह उसे माफ़ीनामा दिलवा सके, वह उसे पार्डन दिलवा दे, वह उसे माफ़ करवा दे। प्लेंटिफ मेड गुड एफर्ट, प्लेंटिफ मेड गुड एफर्ट एंड जर्नी एट हिज ओन एक्सपेंसेस। तो प्लेंटिफ के द्वारा पूरी शिद्दत से उसे किंग से माफ़ी दिलवाने के क्रम में एक अच्छा प्रयास किया गया, और जो भी उस किंग राजा के यहाँ आने जाने में जो जर्नी की गई वह अपने पैसे से ही लगा के उसको माफ़ी दिलवाने के लिए प्रयास किया। Defendant promised to pay 1,000 pound but subsequently refused to pay। तो जब डिफेंडेंट छूट जाता है तब वह प्लेंटिफ से वादा करता है कि आपने दौड़ भाग करके हमें राजा से माफ़ी दिलवाई है हत्या के मामले में, इसलिए हम आपसे बहुत खुश हैं और आपको 1,000 पाउंड देंगे। तो 1,000 पाउंड देने के बाद तो वह कर दिया, लेकिन बाद में क्या करता है
कि वह 1000 पाउंड उस व्यक्ति को नहीं देता है, देने से मुकर जाता है। तो उस दशा में जो है उसके द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा केस लाया गया कि ये जो है पहले हमें 1000 पाउंड देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एग्री हुए थे, अब जो है बाद में उनके द्वारा मना किया जा रहा है। अतः माननीय कोर्ट से निवेदन है कि मेरा पैसा उनसे दिलवाया जाए। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट इज लिएबल टू पे द प्रॉमिस्ड मनी, यानी कि डिफेंडेंट को कोर्ट के द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया कि वह जो प्रॉमिस्ड मनी है, जिसके लिए वह देने का वचन दिए हुए हैं, वह दें, बिकॉज देयर इज अ गुड कंसिडरेशन बाय द वे ऑफ द पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि जो काम डिफेंडेंट के द्वारा, प्लेंटिफ के द्वारा दौड़ भाग करके उसे बचाने के लिए प्रयास किया गया था, उसके लिए जो है वो पास्ट कंसिडरेशन माना गया। चूंकि बाद में जो है उसने यह कहा कि आपने जो प्रयास किया हमें बचाने के लिए, इस प्रयास के लिए हम आपको एक निश्चित रकम देंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका पास्ट जो एक्ट था, जो एफर्ट था, जो राजा के पास आने जाने में उसने लगाया, जो उसे माफ़ी दिलवाने में लगाया, उसे पास्ट कंसिडरेशन माना गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिएबल कराया गया और उस व्यक्ति को आदेशित किया गया कि वह जो भी प्रॉमिस्ड मनी है वह उस प्लेंटिफ को दे। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन इन इंडिया ऑफ द पास्ट कंसिडरेशन, यानी कि पास्ट कंसिडरेशन का जो कार्य पहले ही किया जा चुका है उसकी क्या पोजीशन है इंडिया के समक्ष, क्या भारत में उसकी क्या पोजीशन है। यदि कोई पास्ट कंसिडरेशन करता है तो उसे कंसिडरेशन माना जाएगा कि नहीं, पास्ट एक्ट को कंसिडरेशन माना जाएगा कि नहीं, पास्ट एब्स्टिनेंस को कंसिडरेशन माना जाएगा कि नहीं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 of the Indian Contract Act 1872, promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do, यानी कि जो भी कोई कार्य प्रॉमिस टू कंपनसेट, कार्य करने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा उसे कंपनसेट करने का ऐसा कोई वचन देता है, ऐसा कोई वह प्रॉमिस करता है, चाहे वह पूरी तरीके से उसको कंपनसेट करे, चाहे पार्टली कंपनसेट करे, जो कि वॉलंटरली कुछ उसके लिए किया हुआ है, तब जो है यानी कि प्रॉमिसर के लिए वह पहले ही कुछ कर चुका है, बाद में वह प्रॉमिस करता है कि जो आपने मेरे लिए काम किया उसके लिए हम आपको कंपनसेट करेंगे, आपको पैसे देंगे, तो उस दशा में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 यह पास्ट कंसिडरेशन में आएगा। और पास्ट कंसिडरेशन, पास्ट एक्ट, पास्ट एब्स्टिनेंस दोनों जो है ये अच्छा कंसिडरेशन, एक गुड कंसिडरेशन माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चौथा एसेंशियल एलिमेंट हम लोग देखते हैं जो बात करता है सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन, यानी कि वह एक्ट, वह एब्स्टिनेंस और वह प्रॉमिस जो है कंसिडरेशन कहलाएगा। वेयर द कंसिडरेशन इज फिजिकली इम्पॉसिबल, इलीगल, अनसर्टेन, it is not real, English common law has always clear that the consideration must be of some value in the eye of law, यानी कि जो भी कंसिडरेशन एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस के माध्यम से किया जा रहा है वो विधि के समक्ष कुछ उसकी जैसे कीमत होनी चाहिए। एक कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, एडिक्वेट हो, उसके कंपैरिजन में हो, यह जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन विधि के समक्ष उसकी कीमत जरूर कुछ न कुछ होनी चाहिए, तभी जो है वह एक गुड कंसिडरेशन, एक अच्छा कंसिडरेशन माना जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करा लेता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। वेयर अ पर्सन प्रॉमिसेस टू गिव हिज न्यू कार टू बी,
provided B will fetch it from the garage. There is no legal consideration in the eye of law. यानी कि एक व्यक्ति है जो दूसरे से यह वादा करता है, यह प्रॉमिस करता है, यह वचन देता है कि यदि उसके द्वारा गैराज से उसकी कार को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा तो वह उसे अपनी नई कार दे देगा। समझिए कि सिर्फ गैराज से निकाल देने पर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी नई कार दे दूंगा, और वह व्यक्ति गैराज से उसके कार को निकाल लेता है। अब जो है वह यदि नए कार के लिए क्लेम करेगा तो कंसिडरेशन क्या हुआ इसमें? कंसिडरेशन यही हुआ कि उसने उसकी कार को गैराज से निकाल के सड़क पर लाया, यानी कि बाहर निकाल दिया गैराज से। तो विधि के निगाह में, विधि के दृष्टि में यह सफिशिएंट कंसिडरेशन या कुछ ऐसा कंसिडरेशन नहीं है जो विधि के समक्ष कोई वैल्यू रखता है, लॉ के समक्ष कोई अपनी कीमत रखता है। इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, एक संविदा के निर्माण के लिए अच्छा कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, अच्छा प्रतिफल नहीं माना जाएगा। इसलिए मात्र कोई व्यक्ति गैराज से उसके कार को निकाल देता है और वह यदि नए कार के लिए दावा करे तो उसे नई कार नहीं दिलाई जा सकेगी, क्योंकि उसका जो कंसिडरेशन था वह उतनी वैल्यू का नहीं था जितनी कि विधि उसको समझ सके। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, तो जरूरी नहीं है कि वह एडिक्वेट कंसिडरेशन हो, बस जरूरी इतना है कि विधि के समक्ष उसकी कुछ कीमत हो। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 2 of section 25 of the Indian Contract Act, an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। यानी कि जहाँ कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें जो प्रॉमिसर है उसकी कंसेंट को फ्रीली लिया गया है, यानी कि स्वतंत्र रूप से वह अपनी सम्मति दिया हुआ है, तब वह कंसिडरेशन मात्र इसलिए जो है इनएडिक्वेट नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि उसने यदि कोई दबाव डाल के उसके कंसिडरेशन को कम करा दिया है, उसके वैल्यू को कम करा दिया है, काम को कम करा दिया है, एब्स्टिनेंस को कम करा दिया है, तो वह एक साक्ष्य हो सकेगा कि उसका कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया था। लेकिन यदि वह फ्री होके अपना कंसेंट दे रहा है, अपने 100 रुपये के सामान को 50 में बेचने के लिए तैयार है, वह फ्री कंसेंट से इसलिए जो है एग्री हो रहा है, स्वतंत्र सम्मति है उसकी, किसी तरीके से उस पर कोई दबाव नहीं दिया गया है, दबाव नहीं डाला गया है, तब जो है यदि 50 रुपये में कोई ऐसी सामान उसकी खरीदता है जिसकी वाकई में कीमत 100 रुपये है, तो मात्र इसलिए जो है उसे वाइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा कि 100 रुपये के सामान को उसने 50 में बेचा था। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी जो यह सम्मति है कि वह 100 रुपये के सामान को 50 में बेचे, या स्वतंत्र होकर वह स्वेच्छया ऐसा निर्धारित किया हो, तब जो है वह 50 रुपया भी सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा। अब हम लोग एब्स्टिनेंस को समझ लेते हैं कि एब्स्टिनेंस क्या होता है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहना, किसी कार्य को ना करना। फॉरबेरेंस टू sue is always a good consideration for the formation of a contract, यानी कि कोई व्यक्ति फॉरबेयर कर रहा है, वह मुकदमा नहीं ला रहा है, यानी कि मुकदमा न लाना एक गुड कंसिडरेशन, एक अच्छा प्रतिफल माना जाता है। केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसे। कस्तूरी देवी वर्सेज चिरंजी लाल AIR 1960 का केस है। तो आइए देखते हैं कि कस्तूरी देवी वर्सेज चिरंजी लाल के केस में क्या हुआ था। द विड्रॉवल ऑफ अ पेंडिंग सूट बाय अ वाइफ अगेंस्ट हर हस्बैंड वाज हेल्ड टू बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस टू पे मेंटेनेंस, यानी कि इसमें एक पत्नी है जो अपने पति के खिलाफ मुकदमे को वापस लेती है, और पति यह वादा करता है कि यदि तुम मुकदमों को वापस ले लेती हो
तो मैं तुम्हें मेंटेनेंस दूंगा। तो पति का यह वचन कि यदि तुम अपने मुकदमों को वापस ले लेती हो तो मैं तुम्हें मेंटेनेंस दूंगा, और पत्नी ऐसा कहने पे अपने मुकदमों को वापस ले लेती है, तो उस दशा में मुकदमों को वापस लेना एक अच्छा कंसिडरेशन माना जाएगा, और हस्बैंड यहाँ बाउंड है, वह बाध्य है कि अपनी पत्नी को उस प्रॉमिस के अनुसार, उस वचन के अनुसार उसे मेंटेनेंस दे। तो ये हम लोगों ने समझा कस्तूरी देवी वर्सेस चिरंजीवी लाल के केस लॉ के माध्यम से। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है कंसिडरेशन के। तो बने रहिए हमारे लेक्चर सीरीज के साथ। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।